गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक हैं उनके आंसर बता दिए थे। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न नंबर 23 ले रहे हैं, तो इन प्रश्नों का आप ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 23 है, हीरा एवं ग्रेफाइट के गुणों में कोई 3 अंतर कीजिए। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर करने हैं। हीरा, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। प्रकृति की सबसे कठोरतम धातु, ऐसे प्रश्न पूछा जाए, प्रकृति में सबसे कठोरतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तब आप बताओगे हीरा। तो हीरा है कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट है वो मुलायम व चिकना होता है। हीरा कठोर और ग्रेफाइट चिकना व मुलायम होता है। तो ग्रेफाइट है उसमें परतें हैं एक दूसरे पर व्यवस्थित होती है, उसके कारण यह मुलायम हो जाता है घर्षण के कारण। तो हीरा है कठोर होता है और ग्रेफाइट हो गया मुलायम और चिकना। हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। हीरा है उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट है इसकी संरचना षटकोणीय होती है। षटकोणीय यानी 6 कोण की परत के रूप में होती है। और भी आप कर सकते हो इसके साथ ही। हीरा है इसमें sp3 संकरण होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। ग्रेफाइट में कौन सा? sp2 होगा, हीरा में sp3। हीरे का घनत्व होगा 3.51, जबकि ग्रेफाइट का होता है 2.25। हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 pm होती है, जबकि ग्रेफाइट में 142। इस प्रकार ये और अंतर है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कार्बन परमाणु की श्रृंखलन प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो? देखो, श्रृंखलन का मतलब है श्रृंखला सी बना लेना। जैसे कार्बन है, इसका क्या गुण है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से ये श्रृंखला बना लेता है। साथ ही यह साखित अश्रृंखला और असाखित श्रृंखला और चक्रीय इस प्रकार भी बना सकता है कि ये कार्बन कार्बन इस प्रकार चक्र के रूप में भी जुड़ सकते हैं। सी 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 3 कार्बन इस प्रकार चक्र के रूप में भी। यही नहीं कि कार्बन है, इनके अलावा ऊपर नीचे इधर भी जुड़ सकते हैं। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके अनुसार कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर असाखित यानी बिना शाखा की सीधी श्रृंखला, साखित इसमें कार्बन है इधर भी जुड़ेगा और ऊपर नीचे भी, और चक्रीय यौगिक इसमें गोल संरचना बना लेंगे। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के परमाणु आपस में एकल, द्वि या त्रिबंध से जुड़ सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो आप कौन सी श्रेणी बताओगे? एल्केन श्रेणी है। उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आ गए, एक और एक, 2 बंध आ गए, तो यह एल्कीन श्रेणी का है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध है, जिसका सूत्र CnH2n होता है। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध पाए जाते हैं तो यह एल्काइन श्रेणी का होता है। इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, निम्न के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो देखो, IUPAC नाम लिखने हैं। पहला है C5H12 है, यानी कार्बन 5 है और H 12 है। तो पहले तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि यह कौन सी श्रेणी का है। 3 श्रेणियां मैंने बताई थी आपको, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्केन, ये एल्केन है, एक एल्कीन है, और एक एल्काइन। 3 श्रेणियां आपको बताई थी। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। इसके पहले के वीडियो में हमने ले लिया था। तो एल्केन में क्या है? CnH2n+2, यानी कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उनका दुगुना करके 2 जोड़ देना, वो एल्केन के हैं। और एल्कीन में कार्बन जितने हैं उनका दुगुना कर देना, उतने हाइड्रोजन है, तो वो एल्कीन है। और एल्काइन में कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उनका दुगुना करके 2 घटाएं उतने प्राप्त होते हैं, वो एल्काइन है। तो पहले तो पहचान कर लें, फिर उन्हीं के अनुसार जब हम इनमें संरचना बनाएंगे तो बंध लगा देंगे। जैसे एल्केन में क्या करेंगे?
श्रृंखला में कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लगाएंगे। लंबी श्रृंखला है तो कहीं कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लगेगा। वैसे एल्केन में तो सब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध ही लगता है। एल्कीन में क्या करेंगे, किन्हीं दो कार्बन के मध्य द्विबंध और बाकी सब में एकल बंध हो जाएगा। और एल्काइन में दो कार्बन के मध्य त्रिबंध लगेगा और बाकी में एकल बंध हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग संरचना बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला लिया है C5H12 है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12। तो पहले आप पहचान करो, मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया, उस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि यह एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का। कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, देखो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है। 12 कैसे प्राप्त हुआ, 5 का दुगुना 10 और यहाँ 12 है, इसका मतलब 10 में 2 जोड़ा, तो दुगुना करके 2 जोड़े, तब कार्बन जितने हैं उनके दुगुने करके 2 जोड़ने पर उतने हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो वह एल्केन श्रेणी का है। तो C5H12 किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। अब एल्केन में देखो कार्बन 5 है तो क्या आया, एल्केन में मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट तो पूर्व लगन हो गया और एल्केन का अनुलग्न एन होता है तो एन लगा लो इसके, यानी यह है पेंटेन। अब पेंटेन में आप क्या करोगे, पेंट 5 तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कार्बन आप लोग 5 लिख देना, C और हर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लगा देना। फिर संयोजकता की पूर्ति कर देना। तो एकल बंध यहाँ है तो हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, 3, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन यह कार्बन एकल बंध से ले लेगा। तो CH3 यहाँ 2 लग जाएंगे, क्योंकि इधर दोनों एकल बंध है तो 2 यहाँ से ले लेगा, यहाँ भी 2 लग जाएंगे, 2 यहाँ से, यहाँ भी 2, और लास्ट में लग जाएगा 3, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ गलती से 2 लगा दिया था, यहाँ 3 आएगा। तो इनको आप चेक भी कर सकते हो कि कार्बन 5 है ना, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12, 3 2 5 7 9 और 3 12। दूसरा देखना C4H8, तो यह कौन सी श्रेणी का है, C कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8, यानी 4 का दुगुना 8, तो यह एल्कीन श्रेणी का हो गया। तो कार्बन 4 है तो एल्कीन में मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट पूर्व लगन हो जाएगा और एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है तो ब्यूट के अनुलग्न ईन जोड़ दो तो ब्यूटीन बन गया। तो ब्यूटीन की संरचना बनाएंगे अपन। कार्बन 4 लिख दो, 1 2 3 4। कार्बन 4 लिखने के पश्चात किन्हीं शुरू वाले 2 कार्बन कार्बन के मध्य, देखो इन 2 कार्बनों के मध्य भी द्विबंध लगा सकते हो, इनके मध्य द्विबंध लगा दिया तो बाकी में एकल बंध लग जाएगा। शुरू वाले 2 कार्बन चाहे इधर के हो चाहे इधर के, इनके मध्य द्विबंध लगाना है और बाकी में एकल बंध लगाना है। तो इनके द्विबंध लगा दिया, बाकी में एकल बंध लगा दिया। तो कार्बन 4 लिखा, शुरू में द्विबंध बाकी एकल बंध। अब संयोजकता की पूर्ति कर दो, यहाँ द्विबंध है तो कार्बन के द्विबंध लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा तो हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे। ये कार्बन है, इसके 2 इधर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इधर से, इधर भी एकल बंध है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। और यहाँ 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा दाएं बाएं तो 2 लग जाएंगे और यहाँ 3, तो 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन लिख सकते हो। तीसरा है C3H8, देखो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 3 का दुगुना 6, 6 से भी 2 घटाया तब 4 प्राप्त हुआ, तो यानी CnH2n-2, उससे आप निकाल सकते हो। यह क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। मेथ एथ प्रोप, कार्बन 3 है तो प्रोप, और एल्काइन श्रेणी का आइन लगा दो अनुलग्न प्रोप के, तो प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन हो गया। तो अब इसमें क्या करोगे, कार्बन 3 लिखने हैं आपको, 1 कार्बन 3 देख लो, 1 2 3 लिख दिया 3। अब क्या करते हैं, एल्काइन श्रेणी में शुरू के 2 कार्बन हैं उनके मध्य त्रिबंध लगाना है, तो इन 2 कार्बन के मध्य भी त्रिबंध लगा सकते हो। अगर इनके त्रिबंध लगाया तो यहाँ एकल बंध आएगा, या इन 2 कार्बन के त्रिबंध लगा सकते हो, क्योंकि इधर से तो ये 2 हो गए शुरू के, इधर से ये हो गए, कहीं एक आपको जो भी अच्छा लगे उधर के शुरू के 2 कार्बन के मध्य त्रिबंध, फिर एकल बंध लगा देना। फिर हाइड्रोजन की पूर्ति, तो त्रिबंध है तो ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा इसके। ये कार्बन है 3 इधर 1 इधर 4, तो इस कार्बन को हाइड्रोजन लगाने ही नहीं है क्योंकि 4 संयोजकता की पूर्ति हो गई। और ये कार्बन है इसके 3 लग जाएंगे क्योंकि एकल बंध है इधर। अब इनको आप जोड़ भी सकते हो, क्योंकि सूत्र में देखो कार्बन 3 तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 4 तो 3 तो ये प्लस 1 ये, तो हाइड्रोजन हो गए 4। इसके बाद देखते हैं अपन अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 26।
फ्रियोन के दो उपयोग लिखिए। तो फ्रियोन है वो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन है, उन्हीं को फ्रियोन कहते हैं। कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, उनमें बहुत सारे क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, वो फ्रियोन है। तो फ्रियोन के क्या उपयोग है? एक तो इसे शीतलन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे शीत संग्रह होते हैं। शीतलन में कौन काम आता है? एक तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज जो बोलते हैं, और एक एयर कंडीशनर है, और भी शीत संग्रहगार है, उनमें प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। प्रशीतक यानी कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर वस्तुओं को लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है तब, तो वहाँ इन फ्रियोन का उपयोग होता है। दूसरा, एक अक्रिय विलाय के रूप में, अगर फ्रियोन को किसी माध्यम में डाल दे तो यह उन दूसरे पदार्थों को घोल भी लेगा अच्छे से और स्वयं क्रिया नहीं करेगा, तो यह अक्रिय विलाय के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, फ्रियोन है, इसमें कोई विलेय पदार्थ डाल दे तो यह विलायक का काम करेगा, यानी उस विलेय पदार्थ को घोल देगा पर स्वयं उस विलेय से क्रिया नहीं करेगा, तो अक्रिय विलाय के रूप में भी यह उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें पूछा है सीएनजी ईंधन के रूप में एलपीजी से श्रेष्ठ क्यों है? तो देखो, जो सीएनजी है, जिसका पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ईंधन के रूप में एलपीजी से अधिक श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सीएनजी का दहन करे, यानी सीएनजी का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन। ठीक है, तो इसका जब दहन करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो ये जो गैसें होती है कम मात्रा में निकलेंगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण का तापमान भी नहीं बढ़ेगा, और यह विषैली प्रकृति की गैस है तो यह भी कम नुकसान पर्यावरण को पहुंचाएगी, तो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त ये सीएनजी है एलपीजी से हल्की होती है। यदि सीएनजी का किसी से रिसाव हो जाता है, ईंधन के तौर पर रिसाव होता है, तो हल्की होने के कारण यह वायु में फैल जाती है, जिससे आग लगने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसके विपरीत जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह काफ़ी भारी होती है और नीचे की सतह में एकत्रित हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही जो एलपीजी होती है यह अधिक प्रदूषण भी फैलाती है, क्योंकि इसमें जो पेट्रोलियम गैस का घटक होता है, पेट्रोलियम में कौन होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, तो उनके घटक के कारण प्रदूषण है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 देखना। हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट मुलायम होता है क्यों? तो मेन कारण है इनमें इनकी संरचना। हीरे में तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था sp3 संकरण होता है कि हीरा है, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन के चारों ओर 4 अन्य कार्बन है वो जुड़े रहते हैं, वो एक दृढ़ आयामी चतुष्फलकीय संरचना बना लेते हैं। एक कार्बन के चारों ओर कैसी बन गई? चतुष्फलकीय संरचना, जिससे हीरा कठोर है। जबकि ग्रेफाइट जो होता है, इनमें जो परतें हैं उनके रूप में व्यवस्थित होता है, एक परत से दूसरी परत इस प्रकार षटकोणीय आकृति बनती है, जिससे क्या है वो एक दूसरे पर फिसल जाती है। ये कारण है मेन। तो यहाँ देखना, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। हीरे की आकृति कैसी हो गई? चतुष्फलकीय। संकरण कौन सा है? sp3। और ग्रेफाइट की आकृति षटकोणीय, उसमें संकरण है sp2। हीरा है, उसमें प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, प्रबल प्रकार के सहसंयोजक बंध है उनका त्रिविम जाल है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल में बंध बनाकर षटकोणीय वलय का निर्माण करता है। ये षटकोणीय वलय एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर परत संरचना बनाती है, और इन परतों में दुर्बल वांडरवाल बंद बल पाया जाता है, जिसके कारण परतों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है और एक दूसरे पर फिसल जाती है, फलस्वरूप ग्रेफाइट वो मुलायम होता है। तो यह है इसका कारण मेन। नेक्स्ट लेते हैं, फुलरीन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। फुलरीन है, उसकी संरचना कैसी होती है? फुलरीन फुला हुआ गोल गुंबद गुब्बारा सा, फुटबॉल के समान कह सकते हैं कि इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, ये गोल गुंबद के समान लगते हैं। और फुलरीन में 60 से 70 या इससे अधिक कार्बन पाए जाते हैं। और सबसे स्थायी कौन सा फुलरीन है जिसमें कार्बन 60 होते हैं? वह सबसे स्थायी फुलरीन है जिसे
बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। C60 की संरचना में 32 फलक है, जिसमें 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक है पंचकोणीय। तो 20 है उनमें तो 6 कोणे हैं और 12 फलक है उनमें 5 कोणे हैं, तो 20 और 12 32 फलक हो गए। C60 विद्युत का कुचालक है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखना, ग्रेफाइट के उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है, ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल वगैरह मुख्य इनका उपयोग हो गया। ग्रेफाइट है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो अपनी जो कच्ची पेंसिल आती है, कच्ची पेंसिल की आगे की जो नोक होती है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। यह इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। ग्रेफाइट से क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड, जो धन इलेक्ट्रोड या ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड बनते हैं ग्रेफाइट से। साथ ही ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो, स्नेह का मतलब चिकना बनाने वाला, पाउडर जैसा होता है ये, तो चिकना बना देता है माध्यम को, यानी घर्षण बल रहित बना देता है ये, जिससे जो पुर्जे वगैरह हैं उनमें घिसाव काफ़ी कम लगता है। और इससे लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश की जाती है। ग्रेफाइट से पॉलिश भी हो जाती है, जिससे जंग वगैरह नहीं लग पाती। साथ ही ग्रेफाइट को नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी उपयुक्त करते हैं, जिससे विक्रिया है वो धीमी गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 31 है, कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कार्बन परमाणु है, उसकी विशेषताएं क्या है? कार्बन का देखो, कार्बन 6 नंबर का तत्व है क्या? C 6 नंबर का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6, प्रतीक है इसका C। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2 2 4 2 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ठीक, और इसमें आप देखना कि 1s2 2s2 2p2, यानी इस कार्बन का छठवां इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में गया? P उपकोष में गया। P उपकोष में गया, इसका मतलब यह है कार्बन है P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, कौन से ब्लॉक का तत्व है? P ब्लॉक का। और इसकी संयोजकता है वो 4 होती है। कार्बन 6 नंबर का है, तो देखो आप 6 नंबर का है, तो इसके K कोष में कितने आए? 2, L कोष में आए 4। तो इसका संयोजी कोष है, L कोष है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इसके पास है, 4 और इसको मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, तो ग्रहण कर लेगा। इस स्थिति में यह कार्बन अधातु है और गैसीय अवस्था में है पाया जाता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। इसमें 4 एकल बंध, 2 एकल बंध व 1 द्विबंध, 1 एकल बंध, 1 त्रिबंध तथा 2 द्विबंधों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। देखो, इस प्रकार ये जो कार्बन है, या तो इसको क्या मिल सकते हैं? 4 और एकल बंध, या इस प्रकार भी हो सकता है कि अगर दो कार्बन है, यहाँ देखना, तो यहाँ द्विबंध आ गया, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो इधर एकल बंध एकल बंध, इधर एकल बंध एकल बंध, यानी कार्बन है इधर एक तरफ दो एकल बंध हो सकते हैं और एक तरफ 2 द्विबंध हो सकते हैं। इस प्रकार भी संतुष्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने क्या बताया कि कार्बन के चारों ओर एकल बंध लग जाए, इस प्रकार कार्बन को संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि कार्बन के एक तरफ द्विबंध लग जाए और एकल बंध लग जाएंगे 2 तरफ, इस प्रकार संतुष्ट हो गया। ये द्विबंध है 2 एक साथ और एकल बंध है। एक और तरीका है, उसमें कार्बन के एक तरफ त्रिबंध लग जाए तो एक तरफ एकल बंध ही लगेगा, क्योंकि संयोजकता 4 है। तो इस प्रकार इनको संतुष्ट किया जा सकता है। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय में क्या होगा? कार्बन के इधर 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 इधर, तो चतुष्फलकीय आकृति है वो बनेगी और बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 32, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। देखो, इसमें IUPAC नाम पूछे। पहला लिया है आइसोओक्टेन, जो है उसका IUPAC नाम क्या होगा? तो आइसोओक्टेन है, इसकी संरचना अपन देख लें, उनके अनुसार ये हो जाएगा। तो पहला आप लोग देखना, इसमें पहला है आइसोओक्टेन। इसमें देखना CH3 एक तरफ लगेगा, फिर जैसे मैं बना दूँ इधर C, एक बार हाँ देखना
CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3, ऊपर भी एकल बंध CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH एकल बंध CH3 एकल बंध CH3। तो ये हो गया आइसोओक्टेन। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये लंबी से लंबी श्रृंखला हो गई। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला है। इसमें साकित समूह हो गए 3। 2 नंबर पर तो एक तो मेथिल ये, एक ये मेथिल, और एक 4 नंबर पर मेथिल। तो 2 2 4, 2 2 ये 3 है, 2 2 4, 3 आ गए तो ट्राई, और CH3 एकल बंध को कहते हैं मेथिल। 2 2 4 ट्राई मेथिल, और कार्बन 5 है तो पेंट, और एकल बंध लगा है तो एन। तो यहाँ हो गया 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ये हो गया आइसोओक्टेन। समझ में आ गया होगा। CH3 है C, ठीक, इधर CH3 इधर CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध CH, इधर नीचे CH3 एकल बंध CH3। तो हो गया 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो ये हुआ आइसोओक्टेन का। ठीक है, यहाँ नाम ही लिखा, आगे संरचना थी तो जो मैंने बता दी है। दूसरा है CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3 द्विबंध CH2। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? ये द्विबंध वाली श्रेणी का नामकरण है, वो करेंगे अपन। तो इसमें आप लोग देखना, इसमें देखना आप कि द्विबंध लगा है इसमें। ठीक है, तो इसमें द्विबंध लगा है एक CH3, ये तो नाम उसी की जो, हाँ आइसोओक्टेन है, वो यहाँ न करके इसी का हो गया। ये आइसोओक्टेन है, आइसोओक्टेन है, उसी की संरचना है ये वाली संरचना। इसका मैंने बता दिया था विश्लेषण। आगे देखना आप। दूसरा क्या था? CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3 द्विबंध CH2। तो ये द्विबंध की श्रेणी है, उसका नामकरण है। तो इसमें द्विबंध युक्त लंबी से लंबी श्रृंखला, इस द्विबंध को कम से कम अंक मिले, और लंबी से लंबी श्रृंखला 1, ये 2 और ये 3। ठीक, तो इसमें 2 नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है तो 2 मेथिल, और 1 नंबर पर द्विबंध है 2 मेथिल 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 2 मेथिल 1 प्रोपीन। फिर है नियोपेंटेन, इसकी संरचना। तो नियोपेंटेन में क्या होता है कि एक कार्बन है, उसके चारों ओर मेथिल समूह जोड़ देना। ठीक है, एक कार्बन के चारों ओर, जैसे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो इसे नियोपेंटेन कहते हैं। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बताओ आप। एक कार्बन है, इसके चारों तरफ CH3 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 लगे हैं, तो लंबी से लंबी श्रृंखला हो गई 3 कार्बन युक्त। ठीक है, और अब इसमें देखो 2 नंबर कार्बन पर इधर भी मेथिल समूह जुड़ा है और इधर भी मेथिल समूह जुड़ा है। तो क्या कहेंगे? 2 2 डाई मेथिल। 2 नंबर पर कार्बन पर मेथिल, ये भी 2 पर मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, और कार्बन 3 है और एकल बंध है तो 2 2 डाई मेथिल, फिर प्रोपेन हो गया, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। फिर नेक्स्ट है अगला 4 नंबर, इसमें CH3 CH Br CH Cl और CH3। तो इसमें अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ जो कार्बन है उनको नंबर देंगे, इधर से। पर ध्यान ये रखें कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है तो उसी को कम नंबर देंगे। Br ब्रोमीन का पूर्वलग्न हुआ ब्रोमो, क्लोरीन का हुआ क्लोरो। तो पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, B आता है पहले, क्लोरीन का C आएगा, ब्रोमीन का B। तो अल्फ़ाबेट में पहले B यूज होता है। तो ये B जिससे जुड़ा है उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, नहीं C को कम से कम अंक मिले। इधर से मिलेंगे 2, उधर से मिलेंगे 3, तो कम कौन से हैं? 2, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 नंबर पर यह आ गया। तो पूर्व ब्रोमीन का पूर्वलग्न ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, मेट 8 प्रो ब्यूट और एकल बंध है एन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार इनका नाम हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 33 देखना आप क्या है। प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्रमुख प्लास्टिक बहुलकों के नाम लिखिए। प्लास्टिक का मतलब है कि यह कोई कृत्रिम बहुलक है जिसे मुलायम अवस्था में किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है और ठंडा होने पर यह दृढ़ या आंशिक रूप से प्रत्यास्थ हो जाता है। उसी को प्लास्टिक कहते हैं। वह कृत्रिम कार्बनिक बहुलक है जिसे मुलायम अवस्था में किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है तथा ठंडा होने पर यह दृढ़ या आंशिक प्रत्यास्थ हो जाता है। इसे प्लास्टिक कहते हैं। जैसे दो प्रकार का आता है प्लास्टिक भी, एक ताप सुनम्य प्लास्टिक और एक ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप सुनम्य प्लास्टिक होते हैं वो आसानी से मनचाहे सांचों में ढाले जा सकते हैं और एक बार गर्म करने के पश्चात भी, एक बार बनने के पश्चात भी मनचाहे आकृति में डाल सकते हैं। जबकि ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं उनको एक बार गर्म करने के पश्चात दोबारा मनचाहे आकृति में नहीं डाल सकते। जैसे अपने ताप दृढ़ प्लास्टिक में ये जो बिजली के बटन वगैरह हैं ये सब आते हैं। तो प्लास्टिक बहुलक प्रमुख प्लास्टिक बहुलक भी दिए हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है प्रमुख प्लास्टिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 35 देखना आप। हीरा एवं फुलरीन की उपयोगिता बताइए। हीरा और फुलरीन है अपने लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो हीरा है कांच काटने में कटर के रूप में हीरे का इस्तेमाल होता है। जो कांच काटना होता है तब हीरा उपयोगी है। चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन है उनमें भी हीरे का उपयोग होता है क्योंकि इनकी धार तेज होती है तो काटा जा सकता है। फोनोग्राम की जो सुई है बनाने में, फोनोग्राम से वो गाने वगैरह सुने जाते हैं तब वो डाल कर कैसेट, तो उसकी सुई बनाने में इसका उपयोग होता है। रत्नों और आभूषण के निर्माण में, बड़े बड़े जो रत्न और गहने महंगे बनाए जाते हैं उनके आभूषणों में भी हीरा डाला जाता है। और फुलरीन के उपयोग कौन से होंगे? प्राकृतिक गैस है उसको शुद्ध करने में फुलरीन का उपयोग होता है और आणविक बेरिंग में होता है और उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से भी फुलरीन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। फ्रियोन के नामकरण को समझाइए। तो देखना इसमें पूछा है फ्रियोन में कि नामकरण। तो नामकरण देते समय अपन क्या करते हैं? देखो फ्रियोन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। उन हाइड्रोकार्बनों में और कौन होता है? क्लोरीन और फ्लोरीन समूह और जुड़े रहते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। तो इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन परमाणु की संख्या है उन्हीं को प्रयोग करते हैं नामकरण के समय। फ्रियोन XYZ, तो यहाँ अक्ष का मतलब है फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम। शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं C-1। वाई का मतलब है फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक, या हम लिख सकते हैं H+1। और जेड का मतलब है उस फ्रियोन अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे हमसे प्रश्न किया एक CF, प्रश्न है CFCl3 का नामकरण कीजिए। ठीक है, तो अपन पहले तो लिख देंगे फ्रियोन है ये, तो फ्रियोन लिख दिया पहले कि फ्रियोन। अब इसमें देखो CFCl3 पहले क्या था? अक्ष का मतलब इसमें कार्बन की संख्या से एक कम। तो CFCl3 इसमें C एक है, ठीक है, फ्लोरीन एक है, C यानी कार्बन एक है, फ्लोरीन एक है और क्लोरीन 3 है। तो पहले क्या करेंगे इसमें? पहले अक्ष YZ, फ्रियोन XYZ, तो फ्रियोन लिख दिया हमने। XYZ का मतलब अक्ष फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, यानी जितने कार्बन है उसमें एक घटाओ। तो यहाँ कार्बन एक है, एक में से एक घटाया तो कितना बचा? 0। तो फ्रियोन यहाँ हम 0 लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 अंक ही है। फिर दूसरा देखते हैं। वाई का मतलब है फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, यानी हाइड्रोजन से एक अधिक। इसमें कार्बन एक था, फ्लोरीन एक है और क्लोरीन 3 है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन 0 मान लो और उस 0 में एक जोड़ो तो कितना प्राप्त हुआ? 1। तो यहाँ फ्रियोन के बाद हमने क्या लिख दिया? 1। ठीक, यहाँ क्या लिखा? 1। उसके बाद है फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या की फ्लोरीन कितने हैं? तो इसमें फ्लोरीन कितने हैं? F1 है तो 1 लिख दिया। इसका मतलब ये जो सूत्र मैंने उदाहरण के तौर पर किया था CFCl3, इसका नाम क्या हुआ? फ्रियोन 11। इसी तरीके से आप लोग औरों में भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने CF2Cl2 का नाम लिखिए।
तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो लिख देना फ्रियोन, क्योंकि सूत्र ही होता है फ्रियोन XYZ बराबर अक्स का मतलब कार्बन से एक कम, वाई का मतलब हाइड्रोजन से एक अधिक, और जेड का मतलब फ्लोरीन की संख्या। तो CF2 क्या लिया, Cl2। इसमें देखो आप कि पहले करेंगे कार्बन से एक कम, तो कार्बन एक ही है तो एक से एक है, इसमें एक घटाओ तो जीरो बच गया, तो जीरो हम शुरू में लिखेंगे नहीं, जीरो है तो। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन से एक अधिक, तो इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, शून्य है हाइड्रोजन मतलब नहीं है, तो उसमें एक जोड़ दो तो एक आ गया। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा जेड, फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 12। कार्बन की संख्या है उससे एक कम, तो कार्बन एक था तो एक में एक घटाया जीरो बचा। फिर हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, तो हाइड्रोजन इसमें कितना था, इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, सूत्र था CF2 Cl2, तो हाइड्रोजन शून्य मान लो, तो उसमें एक जोड़ दो तो एक आ गया। और फिर फ्लोरीन है 2 है, तो इस नाम आया फ्रियोन 12। इसी विधि से आप अन्य जो हैं उनके भी सूत्र है वो लिख सकते हो। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।